आदाब। आप सबका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर रेवोल्यूशन में खैर मकदम है। आज हम लोग इस वीडियो में खिलजी डायनेस्टी के बारे में बात करने वाले हैं। ये दिल्ली सल्तनत का बहुत ही इम्पोर्टेंट डायनेस्टी अपने आप में है। वो अलग बात है कि इसका रीडिंग टाइम बहुत कम है, यानी शासन का टाइमिंग जो है वो कम है। आप देख सकते हो यहाँ पर सिर्फ 30 साल है, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब हम लोग बात करेंगे इसमें इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आदमी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी है। लेकिन बात जो शुरू होगी वो फाउंडर से शुरू होगी। अगर खिलजी डायनेस्टी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि फाउंडर कौन है इसके, तो इसके फाउंडर या संस्थापक, असल में कुछ बच्चों को डिमांड थी कि सर वो जो है कुछ हिंदी में भी चीज़ें कर दी उसमें, तो इसलिए मैंने कुछ हिंदी में करने की कोशिश की यहाँ पर। तो फाउंडर जो है, संस्थापक, वो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी हैं। जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी। ये जो लिखा हमने गाजी मलिक, बेसिकली इनका ये टाइटल रहा, और गाजी मलिक टाइटल इसलिए दिया गया था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, उस एरिए में ये वेस्टर्न फ्रंटियर के जो वेस्टर्न मार्चेस से पूरे, उसके वार्डन रहे बलबन के टाइम में भी और बलबन के बेटों के टाइम में भी। तो वहाँ पर इनके बहुत सारे इनकाउंटर्स हुए मंगोलों से, और मंगोल सो हराने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे, इसलिए इनको टाइटल दिया गया था गाजी मलिक का। तो ये इनका टाइटल याद रखिएगा। इस टाइटल से हिंदुस्तान में एक और शख्स पुकारे जाते हैं, उनका नाम गियासुद्दीन तुगलक है। हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात, अगर रेन की बात होगी, शासन, तो 1290 से लेके यानी 1290 से लेके 1296 के बीच उन्होंने हुकूमत की है। ठीक है। अच्छा, ये हैं कौन? अगर इनसे ताल्लुक देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी से, तो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी अलाउद्दीन खिलजी के चचा भी थे। इनके अपने चचा हैं ये, और साथ में ये ससुर भी थे। यानी जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी की शादी इनसे की थी, अलाउद्दीन खिलजी से, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी के चचा भी हैं और ससुर भी हैं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने इनका मर्डर कर दिया था इलाहाबाद के पास, और उसके बाद वो जो है सुल्तान बन गया। लेकिन बात वो उसमें थी ये कि अलाउद्दीन खिलजी ने बगैर इंफॉर्मेशन दिए जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को देवगिरी पर अटैक कर दिया था। अब देवगिरी के जो किंग थे रामचंद्र जाधव, वो बेसिकली वैसल किंग थे, यानी प्रोटेक्टेड किंग थे। वो जलालुद्दीन खिलजी को अपना सुल्तान मानते थे, और विदाउट इन्फॉर्मिंग, बगैर इन्फॉर्मेशन के अलाउद्दीन खिलजी ने उन पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया, और बहुत सारा वहाँ से माल दौलत वो लेकर आया वहाँ से। तो इससे काफ़ी इन्फ्रिएटेड थे, काफ़ी नाराज़ थे जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, जिसको लेकर के एक टसल सा हुआ, और धोखे से ही इनको अलाउद्दीन खिलजी ने किल कर दिया 1296 में। अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। दिल्ली सल्तनत के अगर ग्रेटेस्ट सुल्तानों में से किसी का नाम ऊपर आता है, तो उनमें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी भी है। ये बहुत बड़ा सुल्तान है। इस आदमी के बारे में बहुत सारी गलत सली आजकल फिल्में लोग हमारे देश में बनाते हैं, और उस पर डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि इसका हिस्टोरिकल फैक्ट से कोई लेना नहीं है। लेकिन हमारे देश की जनता आप जानते हो कितनी भोली है, जो चीज़ देखती है समझती है ये हिस्ट्री है। जैसे एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसमें अजीबोगरीब तरीके से दिखाया गया इस आदमी को, बिल्कुल बारबेरियस, इतना कल्चर्ड इंसान, और इसको बारबेरियस दिखाया गया। ठीक है, वो अलग इशू है। इशू क्या था? एक लड़की या एक रानी के चक्कर में लड़ाई हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ये पद्मावत जो उनकी मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई किताब है, उस कविता की किताबों पर गढ़ी हुई चीज़ें हैं सब हैं। ठीक है, इसका हिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं है। लड़ाई हुई है, चित्तौड़ को जीता है इसने, लेकिन वो इशू कुछ और था, क्योंकि ये जो चित्तौड़ के किंग थे रतन सिंह, इन्होंने थोड़ा सा रंग दिखाना चालू किया अपना। तो गुजरात को अगर कंट्रोल में रखना है तो राजस्थान पैसिफाइड होना चाहिए, क्योंकि रास्ता यही से था, इसलिए अटैक करना पड़ा। और वो अलाउद्दीन खिलजी गया, और कुछ भी उतना सब तामझाम नहीं हुआ, गया और उसने मारपीट की और सब जीत लिया। वो एक अलग इशू है। तो ये आदमी खिलजी डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट है, और अगर दिल्ली सल्तनत की बात की जाए तो उसमें से भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुल्तान है ये आदमी। इस आदमी ने अपने एम्पायर में शराब बंद कर दिया था।
यानी वाइन को बैंड कर दिया था। मैंने यानी कहा बैंड वाइन इन हिज एम्पायर, यानी शराबबंदी अपने साम्राज्य में किया था इसने, यानी अपने एम्पायर में, अपने हुकूमत में इसने पूरे के पूरे शराब को बंद कर दिया था। चूंकि हम लोग बहुत ही कॉन्साइज वे में इसको देख रहे हैं, पर्पस है अभी टेस्ट का, और बकिया इंशाल्लाह आगे मैं इस पर बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव वीडियो इंशाल्लाह जरूर बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी, बहुत सारी बातें आएंगी, और बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो गंदगी फैली हुई है उसको दूर किया जाएगा। दूसरी बात, अगर हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इनका मिलिट्री रिफॉर्म है। ये सैनिक सुधार कहते हैं हिंदी में, मिलिट्री रिफॉर्म। असल में होता क्या था कि पहले लोग बहुत सारे आते थे जो आर्मी भर्ती होने के लिए, खास तौर से माउंटेड आर्चर्स, माउंटेड सोल्जर्स, जो घोड़सवार सोल्जर होते थे, वो लाते थे तो बेहतरीन घोड़े, यानी अरबियन घोड़े, टर्किश घोड़े, और दिखाते थे अपने आप को, और वहां आके अपने मार्शल आर्ट्स दिखाते थे, वेपन चलाना दिखाते थे, और वो रिक्रूट कर लेते थे, यानी भर्ती। लेकिन होता क्या था, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे, जब जंग के मैदान में चलना होता था तो अपने घोड़े की जगह पर इंडियन टट्टू भेज दिया करते थे। यह एक बात समझने वाली है कि हमारे इंडियन घोड़े वो कभी वॉर में लड़ने के काबिल तो नहीं होते थे, क्योंकि दुनिया में टॉप रेस घोड़ा जो होता है वो अरबियन होता है, या टर्किश होता है, या रशियन होता है। हमारे घोड़े कहीं पर वॉर में इस्तेमाल होने के लायक नहीं होते थे। तो होता क्या था कि लोग इंडियन घोड़े भेज दिया करते थे। अच्छा, जो वॉरियर है, जो लड़ने वाला है, वो अपने न जाके अपने गुलाम को भेज दिया, तो जो गुलाम बेचारा घास काट रहा है वो गला कहां से काट पाएगा। तो होता क्या था कि आर्मी कमजोर पड़ जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, मिलिट्री रिफॉर्म में दो चीज लेकर आया, और बड़े कमाल की बात सुन लीजिए। ये जो लेकर आया चीज, इससे जिसको चेहरा और हुलिया कहते हैं, दुनिया में जहां भी इस वक्त आर्म फोर्सेस हैं, जो बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं दुनिया की, सबके पास ये सिस्टम है। अब बताऊं क्या है ये। तो मिलिट्री रिफॉर्म में एक चीज लेकर आया, दाग, यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस। मतलब क्या था कि अब अगर आप घोड़ा लेकर आओगे अरबियन दिखाने के लिए, भर्ती कराने के लिए, तो सबसे पहले उस घोड़े को देखकर और उसकी नस्ल को पहचानने के बाद उसको रॉयल सील से ब्रांड किया जाएगा, यानी गर्म करके उसके पीठ, इसके थाई के हिस्से पर ब्रांड कर देते थे उसको। तो नेक्स्ट टाइम जब आओगे आप तो सबसे पहले वही चीज देखी जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो धोखाधड़ी हो रहा था घोड़ों को लेकर वो बंद हुआ। दूसरी चीज चेहरा या हुलिया भी कहते हैं। ये क्या था, उस जमाने में कैमरा था नहीं, तो लोगों के आइडेंटिफिकेशन के लिए आइडेंटिटी कार्ड के तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि अब जो सोल्जर आएगा अपने आप को रिक्रूट कराने के लिए, उसका पूरा हुलिया लिया जाएगा। चेहरे का मतलब है पर्सनल डेस्क्रिप्शन, पर्सनल डेस्क्रिप्शन, यानी आपका चेहरा ही तो आपकी पहचान है। तो होता क्या था, उस आदमी के, उसका नाम, जो सोल्जर है उसके बाप का नाम, उसके दादा का नाम, फिर उसके बॉडी का मेजरमेंट, कंधे की चौड़ाई, कंप्लेक्शन, उसके बॉडी में कोई खास मार्क, जो पर्टिकुलर कुछ मार्क्स होते हैं बॉडी में इंसान के, वो सब मेंशन किया जाता था एक डायरी में, एक पूरे रजिस्टर में, और उसे एक इनरोलमेंट नंबर दिया जाता था। ये सपोज कर लिए किसी सोल्जर को नंबर दे दिया गया 213, तो ये 213 जो नंबर है, ये एक पीतल के इस पर इसको मतलब इनग्रेव करके खोद के बनाते थे 213, और उसके बाजू में बांधा जाता था। जब बैटलफील्ड में वो लड़ रहा है और खुदा खासा मारा गया, तो इसी 213 से उसका पूरा हुलिया खुल जाएगा, उसका नाम, उसके बाप का नाम, कहां से है, किस रेजिमेंट से था, ठीक है, वो सारी चीजें खुल जाएंगी। तो उसके फैमिली को मदद करने में, हेल्प करने में सुल्तान को आसानी थी। और दूसरी बात कि इससे हुआ क्या कि अब जो आएगा, अगर वो आदमी खुद नहीं आया, उसने अपने गुलाम को भेज दिया, तो आप उससे इस नंबर के थ्रू पूरा उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, उसका नाम, उसके बाप का नाम, और उसके चेहरे की बनावट, बॉडी का बनावट, ये तमाम चीज मैच करा सकते हैं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो उसको आप वापस कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि आर्मी में बहुत जबरदस्त तरीके से एक प्योरिटी आई कि बेहतरीन वॉरियर्स लड़ने वाले हैं और बेहतरीन घोड़े वहां पर काम में आने वाले हैं। तो इससे आर्मी की एफिशिएंसी यानी सैनिक क्षमता सुल्तान की बहुत ज्यादा बढ़ी। ठीक है, जो उस वक्त की बहुत बड़ी जरूरत थी। अब अगली बात, यहां पर आप देखो एक चीज देखो, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, मार्केट कंट्रोल पॉलिसी, बाजार नियंत्रण। अब ये बाजार नियंत्रण क्या चीज है? बेसिकली मार्केट में कोई होर्ड न कर सके, होर्डिंग यानी
बहुत ज्यादा माल इकट्ठा करके दबाकर, और करते क्या जैसे बहुत सारे लोग कि पहले माल दबा लिया, आज होता है दबा लिया, जब सामान का दाम बढ़ गया यानी डिमांड बढ़ गया मार्केट में और दाम उछाल पर चला गया तो सामान निकाल के बेचना चालू करते हैं। इन चीजों के साथ साथ सामान में मिलावट ना हो, सामान कम न तौला जाए, इन तमाम चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता था। और इस पूरे सेटअप को देखने के लिए और फिर जो एसेंशियल आर्टिकल्स हैं, चीजें हैं जो जरूरत वाली चीजें हैं, उनका दाम भी तय किया जाता था कि इससे ऊपर आप नहीं बेच सकते हो। इस पूरे सेटअप को देखने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिसर होता था जिसके अंदर बहुत सारे लोग काम करते थे। उसका नाम था शहनाय मंडी। मंडी आप सब जानते हो, मार्केट को कहते हैं, तो इसका नाम था शहनाय मंडी। इस शहनाय मंडी जो है, इसी की जिम्मेदारी में पूरे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को देख रेख करना उसका था। इससे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ट्रेन करते थे लोग, जो जाकर मार्केट में पैसा लेते थे और जाके कहीं से सामान खरीदते थे। उनके पीछे स्पाइस लगे होते थे। अगर किसी दुकानदार ने सामान तोड़कर कम दे दिया, जैसे मान लीजिए 1 केजी सामान था और आप दुकानदार ने दिया 900 ग्राम, ये 900 ग्राम दे दिया तो 100 ग्राम कम हो गया। ये स्पाइस उस बच्चे को पकड़ लेते थे और पकड़ने के बाद उसका मेजरमेंट होता था उस सामान का। अगर उसकी तौल में, वेट में कमी आ गई तो जिस दुकान से सामान लिया गया है उस दुकानदार का उतना ही गोश्त काटकर जितने ग्राम था उसके सामने ही कुत्तों को खिला दिया जाता था। अब आपको के साथ ये तो बड़ा यह क्रूर था मामला, बारबेरियस था, ऐसा नहीं है। आज यही चीज न हो पाने की वजह से इतना ज्यादा यहां पर फसाद है। जहां देखो वहां पर तौल में कमी, जहां देखो वहां पर मिलावट। आपको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान में मिलावट का यह आलम है तो आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हो। हिंदुस्तान में कैंसर की जो पेशेंट्स बढ़ते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा मामला कंटेमिनेशन ऑफ फूड आइटम्स है। दूध में इतना ज्यादा मिलावट है आप तस्वीर भी नहीं कर सकते हो। शहरों में तो दूध मिलना मुहाल हो गया है, सही दूध, केमिकल पिलाए जा रहे हैं बच्चों को। अब जाहिर सी बात है जब बच्चे को आप सही दूध नहीं दोगे तो उसका एक तो डेवलपमेंट सही नहीं होगा और दूसरी बात उसके बॉडी में बहुत सारी चीजें डेवलप हो सकती हैं जो आगे चल के कैंसर बन जाए। तो इन चीजों का पूरा ख्याल रखने के लिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है। एक बात और, एक पीडीएस सिस्टम भी अपने आप में यहां से डेवलप हो रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो अलाउद्दीन खिलजी अपने आप में देने वाला पहला शख्स है। उसकी वजह क्या है? गरीब लोगों को कम दाम पर अनाज दिया जाना। ठीक है, खैर जो हमने आपको अभी बताया मिलिट्री फॉर्म में जो चेहरा है या हुलिया है, दुनिया में जहां भी आर्मी, बड़ी आर्मी है और जो आर्मी ऑपरेट करती है मैदान में लड़ाई के टाइम पर, उनको एक पूरा बिल्ला दिया जाता है जिस पर उनके नंबर होते हैं और उसी से चीजें निकाली जाती हैं। पूरे वर्ल्ड में इस सिस्टम को लोगों ने एडॉप्ट किया। जिस इंसान को पता नहीं कैसे कैसे आजकल फिल्मों में दिखाया जाता है, आप देखिए वो कितना बड़ा जीनियस है और कितना बड़ा काम कर रहा है। खैर, तो ये हुआ मिलिट्री रिफॉर्म और ये हुआ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी का मामला। अगली बात यहां पर लिखा है कि ये पहला सुल्तान है, फर्स्ट सुल्तान टू इंक्लूड इंडियन एलिमेंट्स इन हिज नोबिलिटी, यानी प्रथम सुल्तान है ये जिसने भारतीयों को अपने कुलीन तंत्र में यानी नोबिलिटी में शामिल किया। बात क्या है, जो टर्क्स थे वो इंडियन, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, अपने नोबिलिटी में उनको जगह नहीं देते थे, उससे उनको अलग रखते थे क्योंकि इनको वो कुछ समझते ही नहीं थे। सच बात तो ये है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके टैलेंट का यूज किया और उसने क्या किया कि इंडियन जो लोग थे, जो काबिल थे, उन्हें अपनी नोबिलिटी में जगह दिया। ये हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का अपने आप में पहला सुल्तान है जो ये काम कर रहा है। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी को इसलिए जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है इसको खिलजी रेवोल्यूशन भी कहते हैं क्योंकि वो लोग थे जिन्होंने बहुत सारे सिस्टम को इंडियनाइज किया। खैर, तो ये बात याद रखनी है। अगली बात, ये जो देख रहे हो नाम मलिक काफूर, ये मलिक काफूर आपको नाम सुनने लग रहा होगा मुसलमान है। ये मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे एंड ही रिमेन्ड हिंदू। और ये बेसिकली यूनक थे। यूनक कहते हैं जो आप आम जबान में हिजड़ा कहते हैं आप, ठीक है, न मर्द है न औरत है। तो ये थे मलिक काफूर। लेकिन ये आदमी बहुत ही जबरदस्त आर्मी जनरल था, अच्छा वॉरियर था। इस आदमी को जब गुजरात पर अलाउद्दीन खिलजी का अटैक होता है और जो गुजरात को ये जीतता है, उसकी विक्ट्री होती है गुजरात में, तो वहां से इस मलिक काफूर को ये खरीद कर 1000 दिनार में, कितना, 1000 दिनार में लेकर आता है। इसीलिए इस आदमी को 1000 दिनारी कहते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा
कि हजार दिनारी किसे कहते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नोबल इज नोन एज हजार दिनारी, तो मलिक काफूर होंगे। यानी निम्नलिखित नोबल्स में से या बड़े बड़े लोगों जो नाम देगा उसमें, उनमें से हजार दिनारी किसे कहते हैं, तो मलिक काफूर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आदमी रहने वाला गुजरात का था। और सुनिए अगली बात, ये आदमी पूरी जिंदगी हिंदू ही रहा, नॉट अ मुस्लिम, सही बात। और मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी के राइट हैंड के ऊपर काम किया। इस आदमी ने पूरे साउथ इंडिया को जिस आदमी ने कंट्रोल किया, उस आदमी का नाम मलिक काफूर है, इन द नेम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। खैर, अगली बात यहां पर हम लिखी है सिकंदर सानी। अलाउद्दीन खिलजी ने यह टाइटल लिया और उसको इस टाइटल के नाम से या इस सिकंदर सानी के नाम से पुकारते थे। यानी इंग्लिश में कह सकते हैं आप अलेक्जेंडर द सेकेंड, अलेक्जेंडर द सेकेंड, और हिंदी में आप कह सकते हैं दूसरा सिकंदर, सिकंदर सानी। ठीक है, ये इनका टाइटल है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक, सबसे ज्यादा मंगोलों का हमला अगर आपसे पूछा जाएगा कि किस सुल्तान के टाइम में हुआ, तो उस आदमी का नाम अलाउद्दीन खिलजी है। इन्हीं के टाइम में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण भारत या दिल्ली सल्तनत पर हुए। क्लियर बात ये। अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर हम लोग बात करें आर्किटेक्चर की, तो यहां पर आप देख सकते हो मैंने पहले लिखा है अलाई दरवाजा। यह अलाई दरवाजा इंडिया में बनने वाली पहली स्ट्रक्चर है, पहली ऐसी बिल्डिंग या इमारत है जो ट्रू आर्क पर बेस करता है। किस पर? ट्रू आर्क। ट्रू आर्क के मतलब एक ऐसा आर्क जो ऐसे जा रहा, अगर सिमेट्रिकल हो बिल्कुल, यानी कोई भी हिस्सा उसका बड़ा या छोटा ना हो, सिमेट्रिकल बिल्कुल बराबर हो, उसे ट्रू आर्क करते हैं। हिंदुस्तान में बनने वाला ये पहला स्ट्रक्चर है, याद रखना है, ये जो ट्रू आर्क के बेस पर बन रहा है बिल्डिंग या स्ट्रक्चर या दरवाजा, वो है अलाई दरवाजा। ये है कहां पर? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का जो है ईस्टर्न गेटवे है। किसका? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का पूर्वी दरवाजा है अलाई दरवाजा। आज भी है ये, आप देख सकते हैं जाके, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और इंडिया में बनने वाली ये पहली इमारत या पहला स्ट्रक्चर है जो ट्रू आर्क पर है। ठीक है, ये बात याद रखनी। अलाई दरवाजा, अलाई मीनार बनवाया। मंगोलों के एक अटैक को जब रिपल्स किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो तकरीबन 10,000 मंगोलों को काट कर उनके गले को और अलाई मीनार में चुनवा दिया था। किया क्यों गया था? सिर्फ कमांडर और डिप्टी कमांडर को छोड़ा गया। लोगों ने कहा इसको क्यों छोड़ रहे हो? कहा कि यही तो जाके बताएंगे कि ये मीनार जो बना है उसमें मंगोल टंगे हुए हैं, तो खौफ कायम होगा इनके अंदर। क्योंकि वो जमाना ऐसा था कि अगर आप खौफ कायम करने में कामयाब नहीं हुए तो आप खुद भी खत्म कर दिए जाएंगे। एक बहुत जबरदस्त मामला यहां पर यह भी था। तो अलाई मीनार में उन लोगों को चुन दिया गया था, उनके सरों काट काट के। बाद में मॉइस्चर, धूप, बारिश होने की वजह से आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के जमाने में आकर ये टूटने लगा। तो फिरोज शाह तुगलक ने उन तमाम स्कल्स को, जो सर का हिस्सा था, उसको इकट्ठा करके एक मास ग्रेव में दफन करा दिया। ठीक है, अगली बात यहां लिखा हुआ है, आप देख सकते हो जमात खाना मस्जिद। ये जमात खाना मस्जिद की इंपॉर्टेंस क्या है? हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में यह बनी हुई मस्जिद है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो लोग गए हुए देखे होंगे, बिल्कुल हजरत के वेस्ट साइड में जो मस्जिद आपको रेड सैंड स्टोन दिखती है, वो बेसिकली जमात खाना मस्जिद है। इट वॉज बिल्ड बाई अलाउद्दीन खिलजी। बिल्डिंग तो बहुत सारी बनवाई, बहुत चीजें बनवा रखी हैं, लेकिन हम लोग प्रिसाइज वे में जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन हो सकते हैं, वो पॉइंट हमने लिख रखा है। लास्ट में एक चीज देख लीजिए आप, फोर्ट ऑफ सीरी। दिल्ली जो आप कहते हो, दिल्ली के अंदर बहुत सारे फोर्ट्स या बहुत सारे सिटीज हैं। ऑलमोस्ट 7 सिटीज ऐसे हैं जो इस वक्त दिल्ली के अंदर हैं, जो एक जमाने में अलग अलग शहर हुआ करते थे। उस पर कभी हम बात करेंगे। लेकिन ये फोर्ट ऑफ सीरी अगर पूछा जाएगा आपसे कि कहां था, तो दिल्ली में था ये। ठीक, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बकिया तो इस आदमी में बहुत लंबी वीडियो बन सकती है और बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव चीज बन सकती है, और बनेगी भी इंशाल्लाह। इस पर काम करेंगे आगे हम, लेकिन फिलहाल के लिए आपके लिए इतना चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लिखा है एक नाम मुबारक शाह खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी के बेटे हैं। खास बात क्या है इस आदमी में? इस आदमी ने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया। इंडिया में जितने मुस्लिम रूलर गुजरे हैं, सबने अपना खलीफा, जो खलीफा थे उस जमाने में लोग, उनको माना। बगदाद के खलीफा को खलीफा माना, बाद में ऑटोमन कैलिफ्स को अपना कैलिफ माना। सिर्फ ये आदमी है मुबारक शाह खिलजी,
पूरे इंडियन मुस्लिम रूलर्स में अकेला रूलर है जिसने अपने आप को खलीफा कहा। इस बात को आपको याद रखना है। अगर पूछ देगा आपसे कि विच अमंग द फॉलोइंग रूलर हैड क्लेम हिमसेल्फ एज अ खलीफा इन इंडिया, तो उस आदमी का नाम होगा मुबारक शाह खिलजी। यानी निम्नलिखित सुल्तानों में से या निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने आप को खलीफा कहा था भारत में, तो उस आदमी का नाम होगा मुबारक शाह खिलजी। तो इतनी सारी बातें अगर आप ध्यान में रखोगे तो खिलजी डायनेस्टी के एतबार से जो आपका स्टैंडर्ड अभी है, इस पर कोई सवाल अगर पूछता है तो आप फंसोगे नहीं। इवन कि जो बच्चे हमारे एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां तक कि अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उस एतबार से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। ठीक है, तो इतनी चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और मेरी आपसे गुजारिश है, जो लोग देख रहे हैं कि जो सब्सक्राइब कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको और आगे अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, अपने फैमिली मेंबर से भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको बेहतरीन नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके सामने लेकर आ पाए। और जो लोग नहीं कर पाए हैं और हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी दुआओं से माशाल्लाह चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।